आज हम लोग एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर है बहुत पेचीदा। आखिर ये राज्य या स्टेट होता क्या है, जिसे हम आम बोलचाल में देश कह देते हैं, उसकी असली परिभाषा क्या है? तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य को डिफाइन कैसे किया जाता है। फिर इसके वो 4 सबसे जरूरी तत्व कौन से हैं जिनके बिना ये बन ही नहीं सकता। इसके बाद हम राष्ट्र और राष्ट्र राज्य के बीच का जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करेंगे। और आखिर में इस पर भी बात होगी कि आज के दौर में यह पूरा कॉन्सेप्ट ही एक तरह के संकट से क्यों गुजर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी जगह को देश बुलाते हैं तो असल में हमारे दिमाग में क्या होता है? क्या वो सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है राज्य की परिभाषा को समझना। इसकी सबसे अच्छी समझ हमें डॉक्टर गार्नर की एक परिभाषा से मिलती है। वो कहते हैं कि राज्य बेसिकली लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो एक तय इलाके में रहता हो, किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल से आज़ाद हो और जिसकी अपनी एक संगठित सरकार हो। और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ के ज़्यादातर लोग उस सरकार की बात मानते हों। और पता है, ये कोई नई परिभाषा नहीं है। डॉक्टर गार्नर ने ये बात 1928 में अपनी किताब पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में लिखी थी। और सोचिए, ये डेफिनेशन इतनी परफेक्ट थी कि सालों बाद 1993 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ने भी इसे ही अपनाया। और इसी के आधार पर यह तय हुआ कि एक राज्य के अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। मतलब ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो गार्नर की परिभाषा से हमें कुछ आइडिया तो मिल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक राज्य बनता कैसे है। बात करते हैं इसके 4 सबसे जरूरी तत्वों की। आप इन्हें किसी इमारत के 4 खंभों की तरह समझ सकते हैं। ये रहे वो 4 खंभे। पहला, एक तय इलाका, मतलब एक डेफिनेट टेरिटरी। दूसरा, वहां रहने वाले लोग। तीसरा, एक सरकार जो उस इलाके और लोगों को चलाए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संप्रभुता, मतलब अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी बिना किसी बाहरी दबाव के। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, अगर इन 4 में से एक भी चीज़ गायब है तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। चारों का होना एकदम जरूरी है। अच्छा, अब जब हमें ये समझ आ गया है कि राज्य क्या होता है, तो चलिए एक और कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हम अक्सर राष्ट्र और राज्य शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर असल में ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इनमें एक बड़ा फर्क है। तो देखिए, फर्क ये है, राष्ट्र एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। इसका लेना देना लोगों की साझी पहचान से है, जैसे एक ही धर्म, एक ही भाषा या एक ही नस्ल। इसकी कोई तय भौगोलिक सीमा नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ये तब बनता है जब एक राज्य किसी एक राष्ट्र की राजनीतिक पहचान बन जाता है, उसका घर बन जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राष्ट्र तो था पर उनका अपना राज्य नहीं था। जैसे कुर्द लोगों को देखिए, वो सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र हैं, पर इराक, ईरान और तुर्की जैसे कई देशों में फैले हुए हैं। उनका अपना कोई एक देश नहीं है। या फिर 1948 में इजराइल बनने से पहले यहूदी लोगों को देखिए, वो एक राष्ट्र थे पर उनका अपना कोई संप्रभु राज्य नहीं था। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद आज के समय के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो राष्ट्र राज्य का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस पर सदियों से पूरी दुनिया का सिस्टम टिका हुआ है, वो आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। ये आइडिया जो करीब 18वीं सदी में पॉपुलर हुआ था, आज उस पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। देखिए, पुराने सामंती सिस्टम के मुकाबले ये मॉडर्न स्टेट्स ज़्यादा एफिशिएंट तो थे, लेकिन इन्होंने जो एक परमानेंट शांति और सुरक्षा का वादा किया था, वो वादा ये पूरी तरह से निभा नहीं पाए। सबसे पहला और बड़ा खतरा तो अंदर से ही आता है, जब किसी एक देश के अंदर रहने वाले अलग अलग ग्रुप्स अपनी जातीय पहचान पर ज्यादा जोर देने लगते हैं, तो देश की एकता कमजोर पड़ने लगती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुर्द लोग हैं। वो खुद को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन जिन देशों में वो रहते हैं वो उनके साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। दूसरा बड़ा खतरा है सरकार की अथॉरिटी पर सीधा हमला।
जब किसी देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है या आतंकवाद फैलता है तो ये ताकतें राज्य की नींव को हिलाकर रख देती हैं। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये सीधे सीधे सरकार की ताकत को चैलेंज करते हैं और ऐसे हालात में देश चलाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और आखिर में खतरे बाहर से भी आते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन और जिसे हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं उसके दौर में आर्थिक ताकतें किसी भी देश की आज़ादी को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं जितनी कि एक सेना। इसका एक ताज़ा उदाहरण 2022 में श्रीलंका में आया आर्थिक संकट है। ये एक बड़ी चेतावनी है कि कैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसी भी राष्ट्र राज्य की बुनियाद को खोखला कर सकती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अंदरूनी लड़ाइयाँ, आतंकवाद और बाहरी आर्थिक दबाव, इन सब खतरों को देखते हुए क्या ऐसा लग रहा है कि वो मॉडल जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया का ढांचा टिका है वो पुराना पड़ रहा है, आउटडेटेड हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले समय में हमारी दुनिया का भविष्य क्या होगा।